बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर हमारा 18 है हमारे कोर्स का प्रिपरेशन का। उसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट। सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म है। उसका लेक्चर नंबर 1 हम देखेंगे आज। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है कभी भूले ना, इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज स्कूल ऑफ थॉट। सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है। स्कूल ऑफ थॉट जब आपको कोई नाम लेता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो उसको समझ लेते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए बाकी चीजों को लेकर। व्हाट इज स्कूल ऑफ थॉट? A school of thought or intellectual tradition is the perspective of a group of people who share common characteristics of opinion, idea, belief or culture। किसी एक चीज को लेके अगर बहुत सारे लोग उस पर मुत्तफिक हो जाएं, एक पर्सपेक्टिव पर इकट्ठे हो जाएं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और उसको सबका उस चीज को लेके एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हो, दैट इज कॉल्ड स्कूल ऑफ थॉट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। एक नुक्ते पर जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं, दो या दो से ज्यादा लोग जब एक स्कूल ऑफ थॉट पर इकट्ठे हो जाएं तो हम उसको स्कूल ऑफ थॉट बोलेंगे। ठीक है, एक नजरिए पर इकट्ठे हो जाएं, ये सिंपल सी डेफिनेशन है सादा अल्फाज में। A set of ideas or opinion, a second definition इसकी, a set of ideas or opinions about something that are shared by a group of people। किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल से कोई चीज शेयर की जाए, एक ही ओपिनियन हो किसी चीज को लेकर। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन है स्कूल ऑफ थॉट इज द, ये सारी मिलती जुलती डेफिनेशन है, आपको क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूं मैं ताकि आपकी क्लैरिटी किसी भी डेफिनेशन से हो जाए अच्छे से। A school of thought is a group of individuals who share common perspective, common perspective share कर रहे हैं वो, theories and methodologies within a particular domain of knowledge। किसी भी नॉलेज, किसी भी पॉइंट को लेके, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके member of a school of thought often adhere to similar fundamental principle। एक ही तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं या वो उस पर मुत्तफिक होते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज विद इन द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क। उसी खास फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए वो काम कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चरलिज्म वाले स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग चाह रहे होंगे, बिहेवियरिज्म वाले क्या कर रहे होंगे, खास तौर पर बिहेवियरिज्म के रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, उसूलों को फॉलो कर रहे होंगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होंगे। जो साइको एनालिसिस वाले हैं वो उसको, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होंगे। तो जो लोग साइको एनालिसिस पर इकट्ठे हो गए हैं वो स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। जो बिहेवियरिज्म पर इकट्ठे हो गए हैं कि यार हम इसको फॉलो करते हैं या हम भी मुत्तफिक हैं सॉरी, हम भी बिहेवियरिज्म के जो रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनसे मुत्तफिक हैं, तो वो उस पर इकट्ठे हो गए हैं। दिस इज कॉल्ड स्कूल ऑफ थॉट। सिंपल सी बात है। अब इसकी एग्जांपल हम सिंपल सी ले लेते हैं, अर्थ इज राउंड। अब अगर आपको बोला जाए कि अर्थ इज राउंड, मैं आपको बोलूं कि अर्थ इज राउंड, तो आप सब लोग मेरे से मुत्तफिक कर लोगे, मुत्तफिक हो जाओगे। तो ये एक यूनिवर्सल स्कूल ऑफ थॉट बन जाएगा कि जो अर्थ है ना वो गोल है। ठीक है, उसके बाद देयर इज नो ह्यूमन एक्सेप्ट ऑन अर्थ। अगर हम ये बोलें कि जमीन के अलावा कहीं पर इंसान मौजूद नहीं है पूरी कायनात के अंदर, तो मैक्सिमम लोग है ना इसके साथ इत्तेफाक करेंगे, जो इस चीज के साथ इत्तेफाक करेंगे कि देयर इज नो ह्यूमन एक्सेप्ट ऑन अर्थ, अर्थ के अलावा कहीं पर इंसान नहीं है, तो वो इस चीज पर इकट्ठे हो जाएंगे। जो हमसे एग्री नहीं करेंगे उनका स्कूल ऑफ थॉट हमसे उलट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म प्रपोजेस दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस कुड बी अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग द बेसिक एलिमेंट ऑफ माइंड। ये स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन है। बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते होंगे, इसको इस पर एग्री होते होंगे, तो ये उनका स्कूल ऑफ थॉट है। आज स्कूल ऑफ थॉट रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्टिव। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल ऑफ थॉट रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ अप्रोचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब वो कहता है कि आपको जो स्कूल ऑफ थॉट, जो भी आपके सामने स्कूल ऑफ थॉट आएगा ना, या आप जिसको भी फॉलो करते हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट आपको एक पर्टिकुलर वे ऑफ अप्रोचिंग दे रहा होगा, एक खास फ्रेमवर्क दे रहा होगा, एक खास वे ऑफ एनालाइजिंग द थिंग्स दे रहा होगा कि चीजों को किस तरह से स्टडी करना है। मिसाल के तौर पर बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि हमने ऑब्जर्वेबल चीजों को स्टडी करना है, साइकोएनालिसिस वाले कहते हैं कि हमने अनकॉन्शियस माइंड को देखना है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि जी हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड देखनी, फंक्शनलिज्म वाले कहते हैं हमने फंक्शन ऑफ माइंड देखना है। ठीक है, तो हर स्कूल ऑफ थॉट आपको एक पर्टिकुलर वे ऑफ स्टडिंग द थिंग्स या व्यूइंग द थिंग्स दे रहा होगा कि किस तरह से आपने किसी चीज को देखना है या स्टडी करना है। पूरा एक गाइडलाइन, पूरा प्लान दे रहे होंगे हर स्कूल ऑफ थॉट। गाइडिंग द वर्क ऑफ स्कॉलर्स, ये स्कॉलर्स को गाइड कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूं कि आपने पेशेंट देखना है साइको एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो वो साइको एनालिसिस आपको पूरी तरह से गाइड कर देगा। जब मैंने आपको बोल दिया साइको एनालिसिस को फॉलो करना है, तो फिर आपको पता है कि मैंने अनकॉन्शियस को देखना है, मैंने ड्रीम्स को देखना है, मैंने उनको फ्री ड्रीम इंटरप्रिटेशन करानी है, उसके बाद फ्री एसोसिएशन करानी है। ठीक है,
और ट्रांसफेरेंस को मैंने देखना है, इस तरह की चीजें, मतलब वो आप फिर खुद ही समझ लेते हो या उसको रीड करके स्टडी करके देख लेते हो कि हाउ साइकोएनालिसिस गाइड अस, किस तरह से हमें गाइड करता है कि क्या करना है अपने। उसके बाद रिसर्चर वगैरह को, प्रैक्टिशनर वगैरह को किसी भी खास तरीके से वो गाइड कर देता है। ये डेफिनेशन क्लियर है आपको स्कूल ऑफ थॉट की? जल्दी से यस लिख दें। लेक्चर काफी लंबा है और टाइम वेस्ट नहीं करना हमने, मतलब कि इसमें आपके एक अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए कि स्कूल ऑफ थॉट या एक खास आप कह सकते हैं कि थेरी को, जब हम सिंपल सी बात कर ले, किसी खास थेरी को आप फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पर मुत्तफिक हैं, और आपको वो जो थेरी है या वो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आपको एक पर्टिकुलर वे या एक पर्टिकुलर गाइडिंग फ्रेमवर्क दे रही है कि आपने कैसे भाई जी आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी है, बिहेवियरिज्म की बात करेंगे तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात आएगी, पनिशमेंट की बात आएगी, रीइंफोर्समेंट की बात आएगी। ठीक है, इस तरह की जो चीजें उसके अंदर आती हैं। अगर साइकोएनालिसिस की बात होगी तो फिर पता है आपको, ईड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। इसके बाद और दूसरी चीजें हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह, ये वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। एक पूरा फ्रेमवर्क होगा कि हाउ यू कैन डील विद एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू एनी परस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू एनी स्कूल ऑफ थॉट। कुछ मेजर स्कूल ऑफ थॉट है हमारे पास: स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। ये मेजर स्कूल ऑफ थॉट है, इनको हम एक एक करके देखेंगे आगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और स्कूल ऑफ थॉट भी हैं, तो उनको भी आप ये ना समझिएगा कि वो मैंने बताया नहीं तो वो स्कूल ऑफ थॉट नहीं। जैसे जैसे एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट है, बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, सोशो बायो सोशो कल्चरल स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, सॉरी, बायो साइको सोशल स्कूल ऑफ थॉट है, जिसके अंदर तीनों चीजें आ जाती हैं। तो ये मेजर स्कूल ऑफ थॉट जो पुराने हैं वो ये हैं। आजकल जो मॉडल चल रहा है ना स्कूल ऑफ थॉट का, वो है बायो साइको सोशल, यानी कि उसकी शख्स की बायोलॉजी भी देखी जाती है, उसकी साइकोलॉजी भी देखी जाती है और उसकी सोसाइटी भी देखी जाती है। ठीक है, उसका इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी उसको देखते हैं हम, उसकी बायोलॉजी भी देखनी होती है हमें, उसकी साइकोलॉजी को भी देखना होता है। तो ये मॉडल आजकल ट्रेंड में है और ये बेहतरीन मॉडल है, मतलब कि एक अच्छी अप्रोच है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था आपका स्कूल ऑफ थॉट का। आप स्ट्रक्चरलिज्म को देख लेते हैं, इसकी की पॉइंट्स हैं, इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे। Structuralism is the theory of consciousness that seeks to analyze the elements of mental experiences. हम जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके हमने एलिमेंट्स को देखना होता है, एनालाइज करना होता है, सच है सेंसेशन, मेंटल इमेजेस एंड फीलिंग वगैरह। हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर यही चीजें तो होती हैं, क्या सेंसेशन हो रही है, क्या मेंटल इमेज बन रही है, क्या फीलिंग आ रही है, हम किस तरह से महसूस कर रहे हैं, हम किस तरह से चीजों को परसीव कर रहे हैं, ये सारे मेंटल एलिमेंट्स होते हैं एक्सपीरियंस के। एंड हाउ दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस। हमने ये एलिमेंट्स को देख लिया, उसके बाद हमने ये देखना होता है कि ये कैसे मतलब के एलिमेंट्स मिलते हैं, मिलके कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस बनाते हैं, यानी कि रिजल्ट के तौर पर हमारे पास क्या निकल के आता है, अच्छा बुरा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म वाज फाउंडेड बाय विलियम वुंट, who used controlled methods such as introspection to break down consciousness to its basic elements without sacrificing any of the properties of the whole. अब यहां पर स्ट्रक्चरलिज्म को बना दिया किसने? विलियम वुड ने। ठीक है, उसके बाद इस पर ईबी टिचनर ने काफी काम किया है। मेन बंदा वुड के बाद वही है, उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। इसको इसने स्टडी किया था इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू। ठीक है, टू ब्रेक डाउन कॉन्शियसनेस टू इट्स बेसिक पार्ट्स। कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट, कॉन्शियस एक्सपीरियंस या कॉन्शियसनेस को उसने डिवाइड किया बेसिक एलिमेंट्स में इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, विदाउट, इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल। होल की प्रॉपर्टी को सेक्रीफाइस किए बगैर, यानी कि जो होल एक निकल के आ रहा था ना आपके पास रिजल्ट, उसको डैमेज नहीं किया उसने, उसको डैमेज नहीं होने दिया, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, उसको स्टडी कर लिया माइंड को, एलिमेंट्स को। अच्छा, स्ट्रक्चरलिज्म वाज, इसका सेक्रीफाइसिंग होल का क्या मतलब, इसका मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, आप ये ना समझे कि मतलब कंफ्यूज ना रह जाएं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे पास आते हैं, मैं आपसे पूछता हूं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। कोई भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप आउटिंग के लिए गए, मैंने आपसे पूछा हाँ जी कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो आप बोलोगे सर बहुत बुरा। ठीक है, अब बहुत बुरा आपके पास है, होल है जो आपको एक आउटकम के तौर पर मिला है। ठीक है, आपने बोला जी बैड एक्सपीरियंस। ठीक है, अब वो बैड एक्सपीरियंस क्या है, इसको मैं एलिमेंट्स में डिवाइड कर दूंगा। एलिमेंट्स में डिवाइड कैसे करूंगा, मैं आपको पूछूंगा हाँ जी बताओ ये जो आपने मुझे बोला है बैड, कि मेरा एक्सपीरियंस बड़ा बैड रहा है, ये बैड रिजल्ट आपने कैसे निकाला। ठीक है, आप बोलोगे जी वेदर अच्छा नहीं था। ठीक है,
फिर उसके बाद आप कह सकते हैं जी एक्सपेंसिवनेस, यानी कि चीजें महंगी बहुत थी। ठीक है, उसके बाद कोई ट्रैवलिंग के लिए सोर्स नहीं था। ठीक है, उसके बाद बोलोगे कि लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं था आपके पास, आपके साथ। ये चार पांच चीजें, यानी कि मौसम ठीक नहीं था और एक्सपेंसिव थी चीजें, उसके बाद ट्रैवल करने के लिए कुछ नहीं था आपके पास प्रॉपर, और उसके बाद बिहेवियर अच्छा नहीं था। अब ये सारे हैं इस बैड एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स। मैं इस बैड को, आपने जो आउटकम के तौर पर, होल के तौर पर मुझे चीज बताई है, इसको मैंने, ये बैड वाला एक्सपीरियंस, इसको कुछ भी नहीं होगा, और मैं ये समझ लूंगा कि इसके ये बैड आपने क्यों बनाया है, ये बैड कैसे बना है, किन चीजों से मिलकर बना है। तो ये सारे एलिमेंट्स को मैंने देख लेना है। ठीक है, मैं ऑब्जर्व कर लूंगा, या मैं आपसे पूछ लूंगा, या मैं उसको स्टडी कर लूंगा, एनालाइज कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड कि आप इस तरह से इसको सेक्रीफाइस किए बिना होल को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्ट्रक्चरलिज्म वाज फर्दर डेवलप्ड बाय वुंड स्टूडेंट एडवर्ड बी टिचनर। उसके बाद टिचनर ने इस पर बहुत काम किया। टिचनर प्रपोज 3 एलिमेंट्री स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसने 3 स्टेट्स थी कॉन्शियसनेस की, सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्शन। ठीक है, सेंसेशन का मतलब साइट, साउंड, टेस्ट वगैरह, इमेजेस का मतलब जो हम सोचते हैं, उसके बाद अफेक्शन का मतलब कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस। ये 3 चीजें इसने दी थी। अब आ जाते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। Structuralism is a method of interpreting and analyzing the elements of structure of anything and attempt to show how they relate to the whole structure। किसी भी चीज को जब हम एलिमेंट्स में डिवाइड करके देखते हैं, या देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर उसके कैसे बनी हुई है, किन एलिमेंट से बन के मिलकर उसकी स्ट्रक्चर बनी है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, एंड अटेम्प्ट टू शो हाउ दे रिलेट टू द होल स्ट्रक्चर, के वो होल स्ट्रक्चर के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं, कैसे वो होल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज डिस्क्राइबिंग एन एप्पल। एप्पल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। एन एप्पल इज क्रिस्प, स्वीट, जूसी, राउंड एंड हार्ड। ये एप्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कि एप्पल क्रिस्प भी होता है, उसके बाद वो स्वीट भी होता है, जूसी भी होता है, राउंड भी होता है, हार्ड भी होता है। इफ दीज आर नॉट प्रेजेंट देन यू कांट एक्सपीरियंस एन एप्पल। अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर इफ दीज आर नॉट प्रेजेंट देन यू कांट एक्सपीरियंस एन एप्पल, अगर ये सारी चीजें ना मौजूद हो तो आप उसको एक एप्पल का रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अगर मैं सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस ना कराऊं, यानी कि क्रिस्प, स्वीटी, जूसी, राउंड, हार्ड, ये वाला अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये क्या चीज है। मिसाल के तौर पर मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध देता हूं। ठीक है, पट्टी बांध दूं और मैं सामने रख दूं आपके एप्पल, आपको छूने ना दूं। ठीक है, ना मैं आपको टेस्ट करने दूं, ना मैं आपको देखने दूं, और मैं आप बोलूं कि हाँ जी बताएं ये क्या है, तो आप बोलोगे सर मैं कैसे बताऊं मैं ये क्या है। तो फिर मैं बोलूंगा कि आप कैसे बताओ, क्या मतलब है, आप क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं। तो आप बोलोगे सर कि या मुझे देखने दें, या मुझे टेस्ट कराएं, या मुझे टच करने दें। ठीक है, तो अगर ये चीजें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होंगी, तो आप ये बता ही नहीं सकोगे कि दिस इज एन एप्पल। ठीक है, यही स्ट्रक्चरलिज्म है, कि अगर ये उसके एलिमेंट्स मौजूद ना हो, तो आपके पास एक होल निकल के नहीं आता। ठीक है, उस होल को समझने के लिए हम उस एलिमेंट की तरफ जाते हैं, उन एलिमेंट्स को समझना होता है कि यार ये जो होल है ये कैसे बना है। Another example of structuralism is describing your enjoyment experience of live cricket match। अब लाइव क्रिकेट मैच आपने देखा। ठीक है, अब आप जो उस एक्सपीरियंस को कैसे बताना है कि वो बहुत अच्छा, हमने बहुत एंजॉय किया उस एक्सपीरियंस पे, लाइव मैच को बहुत एंजॉय किया, कैसे बताओगे। एज इंजॉय, हैप्पीनेस, लाफ्टर, नॉइस, डांस, सेल्फीज, फेवरेट प्लेयर एटसेट्रा, ये सारे एलिमेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स ही उस अच्छे एक्सपीरियंस की। आपको जब मैंने बोला कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने बोला सर वो मैच वाला हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब वो जो बहुत अच्छा आपने बोला है, ये वो किस वजह से बोला है, मैं आपसे पूछूंगा। आप बोलोगे हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत खुशी हुई वहां पर जाकर, हमने वहां पर बहुत कहके लगाए, वहां पर बहुत हमने शोर डाला, डांस भी किया, हमने सेल्फीज भी बनाई, अपने फेवरेट प्लेयर्स को भी देखा। तो ये सारी चीजें मिलकर आपका एक बेहतरीन एक्सपीरियंस निकल के आया। आपने बोला कि वो इंजॉयड अ लॉट। ठीक है, हमने बहुत इंजॉय किया। इफ ऑल एलिमेंट नॉट प्रेजेंट यू कांट से इट इज एन इंजॉयमेंट एक्सपीरियंस। अगर ये एलिमेंट मौजूद ना होते तो आप कभी भी इसको एक अच्छा एक्सपीरियंस ना कहते। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म कंसीडर द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, पहला स्कूल ऑफ थॉट है, इसको विलियम वुड ने दिया था। उसके बाद इस पर काम किया एडवर्ड बी टिचनर ने। ठीक है, बेसिकली ज्यादातर इसको जो इसका क्रेडिट दिया जाता है वो एडवर्ड बी टिचनर को दिया जाता है, क्योंकि इसने उस पर बहुत ज्यादा काम किया बाद में 1898 के अंदर। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड बाय विलियम वुड इज नोन एज वॉलंटरिज्म, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड। एक और चीज कि इसका जो पुराना नाम है ना स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म का, वो वॉलंटरिज्म है। जो पुराना नाम है वॉलंटरिज्म है, या पहला नाम जो इसका वॉलंटरिज्म है, बाद में इसका नाम आके चेंज किया है एडवर्ड बी टिचनर ने, इसको स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया।
Wundt's theory was developed and promoted by his one-time student Edward B. Titchener 1898 में, who described his system as structuralism. उसको इसने structuralism का नाम दे दिया, are the analysis of the basic element that constitute the mind, जिसका मतलब क्या था, एनालिसिस ऑफ बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स का एनालिसिस करना जो कि क्या कर रहे हैं, दैट कंस्टिट्यूट द माइंड, जो माइंड को बना रहे हैं, ठीक है, जिससे मिलकर माइंड बनता है। स्ट्रक्चरलिज्म इन साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? स्ट्रक्चरलिज्म proposes that the structure of conscious experience could be understood by analyzing the basic element of thoughts and sensation, थॉट एंड सेंसेशन के बेसिक एलिमेंट्स को समझ के, या कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बेसिकली कॉन्शियस एक्सपीरियंस के जो एलिमेंट्स यानी कि थॉट और सेंसेशन वगैरह को अगर समझते हैं, हम एनालाइज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म इन साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म लुक टू एग्जामिन द अडल्ट माइंड इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द थॉट्स एंड सेंसेशन एंड आफ्टरवर्ड टू डिस्कवर द मैनर बाय व्हिच दीज सेगमेंट्स फिट टुगेदर इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यानी कि बेसिकली आप एक अडल्ट के माइंड को इसमें क्या करते हो, एनालाइज करते हो उसके एलिमेंट्स को, ठीक है, और फिर देखते हो कि ये कैसे एक मिलके एक होल बना रहे होते हैं या एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज कि इसमें स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर एक ये चीज है कि ये अडल्ट के माइंड को ही स्टडी करने के लिए बनाया गया है, या ये इसकी वीकनेस है कि ये सिर्फ अडल्ट के माइंड को ही स्टडी करता है। उसकी रीजन क्या है आगे जाके भी पढ़ लेंगे, मैं आपको बता देता हूं, मैं भूल ना जाऊं कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज होता है इसमें। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, खुद को खुद ऑब्जर्व करना। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बोलूं, मैं आपको एक कड़वी दवाई पिला के बोलूं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो वो क्या जो चल रहा होगा आप खुद बता सकते हो। आपने वो जो खुद बताना है, ऑब्जर्व करना है अपनी फीलिंग्स को, वो है इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा, अब इसमें अडल्ट की बात क्यों की गई है? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन ऐसी चीज है कि वो खुद इंसान ने खुद बताना होता है अपने एक्सपीरियंस को, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को। तो ना इसको इसमें बच्चा बता सकता है अपनी फीलिंग्स को, ना जानवर बता सकता है। तो इसलिए ये वाला स्कूल ऑफ थॉट एनिमल्स और चिल्ड्रन पर अप्लाई नहीं होता, ये इसकी वीकनेस भी है, इस पर क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन यूज होता है इसमें स्टडी करने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन बच्चा नहीं कर सकता, बच्चा नहीं बता सकता कि मैं क्या सोच रहा हूं, और जानवर तो बता ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद वुंट एम वाज टू रिकॉर्ड थॉट्स एंड सेंसेशन एंड टू एनालाइज देम इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि थॉट्स और सेंसेशन को इसने, इसका मकसद था स्टडी करना, रिकॉर्ड करना, और फिर ये देखना कैसे ये आपस में जुड़े होते हैं। इन मच द सेम वे एज अ केमिस्ट एनालिसिस केमिकल एनालाइजिस केमिकल कंपाउंड, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक केमिस्ट्री वाला बंदा क्या कर रहा था, केमिकल कंपाउंड्स को क्या कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है, इन ऑर्डर टू गेट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, के वो बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी है। मिसाल के तौर पर आपको मैं अब यहां पर बता दूं, मैं यहां पर एक पिक्चर ले आऊं, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये देखें, बेसिकली ये विलियम वुड क्या चाहता था कि मैं ना, जो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है या माइंड होता है ना, वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे आपस में जुड़ के एक होल एक्सपीरियंस बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको अच्छा लगना कैसे अच्छा लगा, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि आपको मैं आपसे पूछूं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप बोलोगे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वो बहुत अच्छा एक चीज से नहीं बना होगा, वो बहुत अच्छे के पीछे बहुत से एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैंने आपको मैच वाली एग्जांपल दी, मैंने आपको एप्पल वाली एग्जांपल दी, तो वो कहता है मैं इसी तरह एलिमेंट्स को स्टडी करना चाहता हूं और फिर मैं देखना चाहता हूं कि कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक होल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री वाला अपने कंपाउंड को स्टडी करता है और देखता है कि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे यानी कि H2 होता है ना, H2O होता है उसका फार्मूला, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से बेसिकली उसने एग्जांपल देने की कोशिश की है कि उसी तरह से मैं स्टडी करना चाहता हूं माइंड को, जैसे एक केमिस्ट्री वाला बंदा कंपाउंड्स को कर रहा होता है। गॉट इट? अच्छा, उसकी एग्जांपल अब देख लेते हैं हम। एग्जांपल थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह इस एग्जांपल से आपका। अब वही एप्पल वाली एग्जांपल हम उठाते हैं। मैंने आपको एप्पल दिखाया, ठीक है। इमेजिन अ स्ट्रक्चरलिस्ट साइकोलॉजिस्ट, मुझे समझ ले मैं स्ट्रक्चरलिस्ट हूं, कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनस एक्सपीरियंस व्हेन प्रेजेंटेड विद एन सिंपल ऑब्जेक्ट सच एज एन एप्पल। मैं आपको एप्पल दिखा के तो मैं आपके एक्सपीरियंस को देखना चाहता हूं कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, कैसे एक्सपीरियंस किया। द गोल इज टू ब्रेक डाउन द कॉन्शियस एक्सपीरियंस इनटू इट्स बेसिक एलिमेंट्स थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू मैं आपके उस एक्सपेरिमेंट को, आपने खुद को अब आप खुद को सपोज करें कि आप, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं आपको एप्पल दिखाता हूं। अब आपके जो एप्पल को देखने का एक्सपीरियंस है उसको हम अब ब्रेक डाउन करेंगे एलिमेंट्स में, ठीक है। मैंने आपको एप्पल दिखाया, सबसे पहले क्या होगा, स्टिमुलस प्रेजेंटेशन में आपको एप्पल दिखाता हूं, द साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट एन एप्पल टू द पार्टिसिपेंट, आपको एप्पल दिखाया। उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन,
द पार्टिसिपेंट इज आस्क्ड टू केयरफुली ऑब्जर्व, मैं आपको बोलूंगा कि केयरफुली ऑब्जर्व करो कि आप इस एप्पल को देखने के बाद आपके माइंड में क्या चल रहा है, एंड इंट्रोस्पेक्ट ऑन देयर ओन थॉट्स सेंसेशन एंड फीलिंग एज दे लुक एट एंड इंटरेक्ट विद एन एप्पल। जब आपने एप्पल को देखा या आपने उसके साथ इंटरेक्ट किया, उसको पकड़ के देखा या उसको खा के देखा, तो आपने क्या फील किया, आपने इसको ऑब्जर्व करना है। मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं ये भी, ठीक है। अब रिपोर्टेड एलिमेंट्स, द पार्टिसिपेंट माइट रिपोर्ट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ देयर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। आप डिफरेंट चीजें रिपोर्ट करोगे, मुझे बताओगे कि सर मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, देखी हैं या नोट की हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें होंगी? सबसे पहले विजुअल विजुअल सेंसेशन, आई सी अ राउंड रेड ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे कि मैंने एक गोल राउंड रेड ऑब्जेक्ट देखा है, यानी कि एप्पल, ठीक है, ये विजुअल सेंसेशन। उसके बाद टेक्टाइल सेंसेशन, व्हेन आई टच इट द सरफेस इज स्मूथ, जब आपने इसको टच किया तो आपने बोला कि ये स्मूथ लगा मुझे। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, देयर इज अ स्वीट अरोमा कमिंग फ्रॉम द एप्पल, फिर आपने बात की कि इसमें से खुशबू आ रही है, स्वीट स्वीट सी खुशबू आ रही है इसमें से, ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी सेंसेशन है। उसके बाद इमोशनल रिस्पॉन्स, आई फील अ सेंस ऑफ हंगर और डिजायर टू ईट इट, फिर मैंने ये फील किया जब मैंने इसकी मतलब इसको टच किया, मैंने इसको देखा, उसके बाद मैंने इसको फील किया, इसकी खुशबू ली, उसके बाद मुझे भूख लगना शुरू हो गई। तो ये आप वो चीजें बता रहे हो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो बेसिकली एक्चुअल में, ठीक है। अब एलिमेंट्स का एनालिसिस कैसे होगा? द साइकोलॉजिस्ट यानी कि मैं वुड देन एनालाइज दीज रिपोर्टेड एलिमेंट्स एंड अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक कंपोनेंट्स आर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब वो जो आपने एप्पल देखा है ना, एप्पल यानी कि एक एप्पल को आपने फील किया है या एक्सपीरियंस किया है, अब वो जो है आपका एक एक्सपीरियंस हुआ है उस एप्पल के साथ, आपने जो फाइनल एक आउटकम बताया कि कैसा था क्या था, अब वो एक्सपीरियंस कैसे बना वो मैं सारे एलिमेंट्स उस पर नोट कर रहा हूं, नोट करने के बाद मैं बता रहा हूं। कंपोनेंट्स आर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्शियस एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द एप्पल, एप्पल से रिलेटेड। इन दिस एग्जांपल द स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस ऑफ परसीविंग एन एप्पल, यानी कि एप्पल को परसीव करने का जो आपका एक्सपीरियंस था उसको डिफरेंट एलिमेंट्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। The emphasis is on understanding the basic building blocks of the conscious and how they combine to form the overall experience. अब इसका बेसिकली क्या था, इसका मकसद क्या था, इस चीज को देखिएगा। The emphasis on understanding the basic building blocks of conscious, के आपके जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस हुआ है, कॉन्शियस एंड हाउ दे कंबाइन टू फॉर्म द ओवरऑल एक्सपीरियंस। आपने मुझे फाइनल एक आउटकम निकला होगा ना कि आपने कैसा मतलब क्या फील किया, आपको कैसा लगा एप्पल को देख के, एप्पल को खा के, ठीक है, कैसा लगा। अब वो मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि हंगर वाली बात ही कर लेते हैं। अब वो हंगर जो है आपकी फाइनल, आप कह सकते हैं कि मुझे भूख लगना शुरू हो गई, तो वो हंगर कैसे फील हुई? आपने कहा मैंने देखा, इसको टच किया, मुझे अच्छा लगा, खुशबू अच्छी लगी, उसके बाद हंगर आना, हंगर भूख लगना शुरू हो गई। तो ये क्या था, हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया, एलिमेंट्स को देखा और फिर ये देखा कि वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। पहले हमने देखा कि एक इसका एलिमेंट था कि उसका आपको टच किया, फिर उसको आपने देखा, फिर उसके बाद उसकी खुशबू हुई ली आपने, उसके बाद फिर आपको भूख लगी। तो ये सारे एलिमेंट मिलके आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बनेंगे एप्पल को लेके। Keep in mind that the structuralism's reliance on introspection as a method has been criticized. ये इंट्रोस्पेक्शन पर वो कहते हैं डिपेंड करता है, जो जिसको क्रिटिसाइज किया गया था कि ये बहुत अच्छा, कोई बहुत वैलिड मेथड नहीं है। लाजमी नहीं है कि अगर आप किसी बंदे से पूछो कि उसने क्या फील किया तो वो आपको वैसा ही बताए जैसे उसने फील किया। हो सकता है वो सही से इंटरप्रेट ना कर पाए, या हो सकता है वो आपको झूठ बता दे। क्लियर है ये एग्जाम्पल? बताएं। ये बेसिकली आपका जो एप्पल का एक्सपीरियंस है ना, ये उसके सारे एलिमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है। आपका विजुअल सेंसेशन, टैक्टाइल सेंसेशन, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, इमोशनल रिस्पॉन्स, ये सारे उसके एलिमेंट हैं उस एक्सपीरियंस के जो आपके एप्पल के साथ हुआ है। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल दिया मैंने, यहां पर है एग्जांपल इन म्यूजिक एग्जांपल है यहां पर, ठीक है। अगर मैं आपको एक म्यूजिक सुनाता हूं तो फिर क्या होता है, आपको बोला जाता है कि फील बताना क्या, आपने फिर कौन से एलिमेंट्स रिपोर्ट किए? ऑडिटरी सेंसेशन, आई हियर अ मेलोडी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई और लो टोन्स, टोन जैसी भी होगी आप बताओगे हाई थी या लो थी। इमोशनल रिस्पॉन्स, द म्यूजिक मेक्स मी फील हैप्पी एंड एनर्जाइज, इससे आपको थोड़ा सा फील होगा कि ये स्ट्रक्चरलिज्म हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज हो रहा है। कि म्यूजिक के बाद आपने एक तो ये बताया कि कितना ऊंचा था, हाई था, लो था, फिर उसके बाद आप बताओगे कि उस म्यूजिक को सुनने के बाद आपने कैसा फील किया। मैंने अच्छा फील किया, एनर्जाइज फील किया, हैप्पी फील किया, सैड फील किया, ठीक है। उसके बाद इमेजरी, आई विजुअलाइज सेंस ऑफ सीन्स ऑफ नेचर और अ स्पेसिफिक सेटिंग। उस म्यूजिक को लेकर आपने फिर क्या किया, डिफरेंट सीन्स या नेचर को आपने
विजुअलाइज किया, वो भी आप बताओगे। यानी कि आप एक खास कैफियत में चले गए, खास तौर पर अगर किसी गाने के साथ आपकी यादें जुड़ी हो तो, या आपने किसी खास मौके पर कोई खास गाना सुना हो तो उस मौके के साथ आपका वो गाना जुड़ जाता है। तो जब फिर जिंदगी में जब भी आप वो गाना सुनते हो तो वो वाला सारा आपका इवेंट आपको याद आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं अक्सर जब भी ये मैं पढ़ाता हूँ मैं बताता हूँ कि हमारी काफी अरसा पहले की बात है, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है स्ट्रक्चरलिज्म, तो एसोसिएशन कैसी होती है। तो शादी पे गए तो वहां पर एक सॉन्ग चल रहा था, तो वो सॉन्ग जो था ना बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो वो शादी के उस इवेंट के साथ ना एसोसिएट हो गया। तो बाद में जब भी मैंने वो सॉन्ग सुना ना, तो मुझे वो फौरन से वो सारे वो जो हमारी शादी का इवेंट था, वो शादी का माहौल था, वो दिन सारा याद आना आ जाता था। तो वो एक तरह से मुझे अच्छा फील होता था। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मुझे अच्छा फील होता था उसको एक्सपीरियंस करके। एसोसिएशंस, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द म्यूजिक रिमेन मी ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस और इमोशन। यही वाली बात जो मैंने भी आपको बताई है कि आप किसी खास कैफियत में चले गए, किसी खास एसोसिएशन के साथ आप मतलब इसके साथ आपकी कोई एसोसिएशन थी, उसके बाद हम एलिमेंट्स को मतलब के ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम देख लेते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वुंट इज द मेन मैन मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी इसको बोला जाता है विलियम वुंट को। इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने साइकोलॉजी पे काम किया था, फिर इसी को ये क्रेडिट क्यों दिया जाता है कि ही इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? ये देख लेते हैं आज, आपसे पूछा जा सकता है। अदर पीपल सच एज हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज, गस्टव फेचनर और उसके बाद अर्नेस्ट वेबर वर इन्वॉल्व इन अर्ली साइंटिफिक साइकोलॉजी रिसर्च। ये भी कहते हैं इन्वॉल्व थे। ठीक है, पहले जो शुरू शुरू में जो साइकोलॉजी की रिसर्च हुई है, साइकोलॉजी पे काम हुआ, सो व्हाई दे आर नॉट क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? फिर इनको क्यों नहीं बोला गया? वुंट इज बेस्ट ओवर दिस डिस्टिंक्शन बिकॉज, वुंट को इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब। इसने पहली साइकोलॉजी की लैब बनाई थी, इसलिए इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। विच इज यूजली नोटेड एज द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ साइकोलॉजी, जिसको एक ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ साइकोलॉजी का दर्जा हासिल है। जब वो लैब बनी उसके बाद फिर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया कि साइकोलॉजी की इब्तदा हो गई। हालांकि उससे पहले भी बहुत सा काम हुआ था साइकोलॉजी के डिफरेंट पहलुओं पर, लेकिन जब एक लैब ऑफिशियली बन गई तो फिर ऑफिशियली एक तरह से आप कहते हैं अनाउंसमेंट हो गई है एक फील्ड की, एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट साइंस। अलग साइंस की उस वक्त फिर एक बुनियाद रखी जा चुकी थी जब लैब बनी। बाई establishing a lab that utilized scientific methods to study the human mind and behavior, Wundt took psychology from a mixture of philosophy and biology। philosophy और biology से ही basically इसको adopt किया गया है। In addition to making psychology a separate science, Wundt also had a number of students who went on to become influential psychologists themselves। यानी कि इसने अपने स्टूडेंट्स को भी इसको बेसिकली अलग साइंस बनाने में रोल प्ले किया। इसके स्टूडेंट्स ने भी, उनमें से एक एडवर्ड बी टिचनर वाज रिस्पांसिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्कूल ऑफ थॉट नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म। इसको स्ट्रक्चरलिज्म बनाने में, डेवलप करने में इसको क्रेडिट दिया जाता है, रिस्पांसिबल समझा जाता है। James McKeen-Cattell became the first professor of psychology in the United States and G. Stanley Hall established the first experimental psychology lab in the US। जो जेम मकीन कैटल है, इसने ये पहला प्रोफेसर था साइकोलॉजी का, और जी स्टेनले हॉल पहला बंदा था जिसने अमेरिका के अंदर एक्सपेरिमेंटल लैब बनाई। साइकोलॉजी की लैब बनाई थी विलियम वुड ने लिप्जिग जर्मनी के अंदर, ठीक है, और यूएस के अंदर बनाई थी जी स्टेनले हॉल ने। याद रखिएगा ये दोनों में डिफरेंस है। Life of William Wundt. William Wundt was a German psychologist, established the very first psychology laboratory in Leipzig, Germany in 1879। इसमें इसने लैब बनाई थी। द इवेंट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ये वो वाला मतलब जब इसने लैब बनाई तो फिर एक इवेंट ऐसा हो गया कि फॉर्मल स्टार्ट बोला जाने लगा साइकोलॉजी को। अमंग हिज मेन many distinctions, Wundt was the very first person to refer to himself as a psychologist। पहला बंदा as a psychologist को रेफर किया जाने लगा। He is often associated with the whole school of thought known as structuralism, although it was his student Edward B. Titchener who was truly responsible for। ये वाले देखे ना, टिचनर ने बहुत काम किया इस पर, तो इसलिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल टिचनर को बोला जाता है या क्रेडिट उसी को दिया जाता है, लेकिन फाउंडर यही होगा विलियम वुंट ही, क्योंकि स्टार्ट इसी ने किया था। ऑल्दो के बाद में उसने काम किया टिचनर ने, लेकिन स्टार्ट इसी ने किया था। वुंट ऑल्सो डेवलप्ड अ रिसर्च टेक्निक नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। वुंट ने इंट्रोस्पेक्शन भी डेवलप की, इन विच
हाईली ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स वुड स्टडी एंड रिपोर्ट द कंटेंट ऑफ देयर ओन थॉट्स, जिसमें मतलब कि हाईली ट्रेन्ड जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी थॉट्स के बारे में बताते हैं कि उसने क्या फील किया, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी। विलियम वुड्स करियर इन साइकोलॉजी, विलियम वुड ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग विद अ डिग्री इन मेडिसिन, मेडिसिन में इसमें डिग्री की थी, इसने साइकोलॉजी में नहीं की थी। ही वेंट ऑन टू द स्टडी ब्रीफली विद जोनास मुलर एंड लेटर विद द फिजिसिस्ट हर्मन वैन हेल्महोल्ट्ज, बाद में इसमें मतलब इन दोनों के साथ काम किया। वुड्स वर्क with these two individuals is brought to thought to have heavily influenced his later work in experimental psychology, इन दोनों के साथ काम करने का इसको मतलब के बाद में बड़ा फायदा हुआ, इसके काम पर इन्फ्लुएंस हुआ इसका। अच्छा, वुंट लेटर रोट द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आता है कि विलियम वुड ने कौन सी बुक लिखी थी, कब लिखी थी। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी विलियम वुड ने 1874 में लिखी, विच हैव एस्टैब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर मतलब के दिए इस बुक के अंदर। आफ्टर टेकिंग अ पोजीशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग, वुड फाउंडेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में इसने लैब बनाई। ऑल्दो अनदर साइकोलॉजी लैब ऑलरेडी एग्जिस्टेड, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑल्दो अनदर साइकोलॉजी लैब ऑलरेडी एग्जिस्टेड, एक लैब पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी। विलियम जेम्स हैड एस्टैब्लिश्ड अ लैब एट हार्वर्ड अ फ्यू इयर्स बिफोर, 1874 के अंदर विलियम जेम्स ने एक और लैब बना दी थी, यानी कि ये जो साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब है इससे पहले एक लैब बना दी थी, किसने, विलियम जेम्स ने। बट जेम्स लैब वाज फोकस्ड ऑन ऑफरिंग टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशंस रादर देन एक्सपेरिमेंटेशन, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं थी, वहां पर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशंस होती थी, एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं थी, इसलिए उसको एक्सपेरिमेंटल लैब या पहली लैब का दर्जा हासिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पहली लैब किसने बनाई, या अगर आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पहली एक्सपेरिमेंटल लैब किसने बनाई, तो आप वुड बोलोगे। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि 1874 में लैब किसने बनाई, ऑप्शन दो हो सकते हैं, विलियम जेम्स या विलियम वुड, तो आपने विलियम जेम्स लगाना, क्योंकि 1874 में इसने लैब बनाई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये पहली लैब है या वो पहली लैब है साइकोलॉजी की। 1874 के अंदर वुड ने बुक लिखी थी, 1874 के अंदर विलियम जेम्स ने लैब बनाई थी, ये दोनों चीजें मिलती हैं, इसको इस तरह से याद कर लें आप। After studying with Wundt, G. Stanley Hall founded the first American psychological experimental lab 1883। जी स्टेनले हॉल ने बाद में फिर 1883 के अंदर अमेरिका के अंदर लैब बनाई पहली साइकोलॉजी की। स्ट्रक्चरलिज्म इज रिगार्डेड एज द वेरी फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, बिलीव दैट साइकोलॉजी वाज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, इसमें कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात की जाती है, एलिमेंट्स की बात की जाती है, इंट्रोस्पेक्शन को यूज किया जाता है। However, Wundt made a clear distinction between early self-observation, which the believed was inaccurate, and experimental introspection also called internal perception। इन दोनों में वो कहते हैं कि डिफरेंस होता है कि एवरीडे सेल्फ, हाँ एवरीडे जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है वो कहते हैं और होती है, जो मैं इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा हूँ वो और होती है, मतलब ये इसमें डिस्टिंक्शन थी। अकॉर्डिंग टू द वुंट, इंटरनल परसेप्शन इन्वॉल्व अ प्रॉपरली ट्रेंड, वो जो इंटरनल परसेप्शन है ये बकायदा ट्रेंड लोग करते हैं, और इसने ये इतने लोगों को ट्रेन किया, उनमें से 116 लोग थे साइकोलॉजी में। वुंट प्रोसेस रिक्वायर्ड द ऑब्जर्वर टू बी कीनली अवेयर एंड अटेंटिव टू ऑफ देयर थॉट्स, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन कहते कराना चाहते तो वो जो जिससे इंट्रोस्पेक्शन करानी है ना, जिससे कहना कि आप ऑब्जर्व करो, वो हाईली ट्रेन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस चीज का क्या मतलब है, थॉट्स और फीलिंग्स से वो अवेयर होना चाहिए, रिएक्शन से अवेयर होना चाहिए। Of course, because this process relies on personal interpretation, it is highly subjective. Would believe that systematically varying the conditions of the experimental would enhance the generality of the observation। ये subjective, क्योंकि subjective approach है कि इसमें मतलब कोई भी नतीजा निकल सकता है, कोई भी किसी तरह से भी किसी चीज को बयान कर सकता है, तो इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत होती है इंट्रोस्पेक्शन के अंदर। While Wundt is typically associated with the structuralism, it was actually his student Edward B. Titchener who influenced the structuralist school in America। बेसिकली उसके स्टूडेंट की बात आ रही कि उसने ज्यादा इस पर काम किया बाद में। मैनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट टिचनर एक्चुअली मिसरिप्रेजेंटेड मच ऑफ द वुंड्स ओरिजिनल आइडियाज, कुछ लोगों का कहना था कि इसने मिसरिप्रेजेंट किया है उसके आइडियाज को वुंड के। वुंड रेफर टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज वॉलंटरिज्म, इसने अपने स्कूल ऑफ थॉट को वॉलंटरिज्म का नाम दिया था, जिसका मतलब क्या था, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड, माइंड को ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है उसको वॉलंटरिज्म बोला गया है। अच्छा, उसके बाद टिचनर का क्या, बेसिकली टिचनर का स्ट्रक्चरलिज्म क्या था,
इसका वॉलंटरिज्म का मतलब था कि माइंड को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, माइंड को ऑर्गेनाइज करना वो वॉलंटरिज्म था। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर क्या बोला उसने, टीचर ने, इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन एलिमेंट्स। इसमें उसने ब्रेकिंग डाउन की बात की है कि एलिमेंट मतलब कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को ब्रेक डाउन कर देना एलिमेंट्स के अंदर, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, माइंड के स्ट्रक्चर को। उसके बाद ब्लूमेंथल हैज 1979 के अंदर हैज नोटेड दैट द वुंड्स अप्रोच वाज एक्चुअली मच मोर होलिस्टिक, कि जो विली वुंड की अप्रोच थी ना वो ज्यादा होलिस्टिक थी स्ट्रक्चरलिज्म के मुकाबले में। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, डीलिंग विद आर ट्रीटिंग द होल ऑफ समथिंग आर समवन एंड नॉट जस्ट अ पार्ट, यानी कि ये पार्ट की बात नहीं करता है, होल एक्सपीरियंस की बात करता है। वुड ऑल्सो एस्टेब्लिश द साइकोलॉजी जर्नल फिलोसफिकल स्टडीज, इसने पब्लिश किया, एस्टेब्लिश किया सॉरी, in a in a 2002 ranking of the most influential psychologists of 20th century, Wundt was ranked at the number 93। अगर 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट को निकाला जाए तो 93 पे इसका नाम आता है। ये इसकी कुछ बुक्स हैं जो इसने लिखी हैं, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा विलियम वुड ने। स्ट्रक्चरलिज्म की बात आएगी ना, तो वैसे ऑप्शन तो यही होता है कि स्ट्रक्चरलिज्म की बात आती है तो विलियम वुड को लगाया जाता है, ठीक है, कि स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडर कौन है तो विलियम वुड को लगाया जाता है। लेकिन आपको डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, तो आपने देखना है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वॉलंटरिज्म की बात है तो फिर तो लाजमी तौर पर वो आएगा, ठीक है। अगर बात आए कि किसने ज्यादा काम किया तो फिर आप टिचनर को लगाओगे। लेकिन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना उसका आंसर यही होता है कि विलियम वुड, ठीक है। तो उम्मीद है कि वो आपको दोनों आंसर नहीं देगा, एक ही आंसर देगा, विलियम वुड देगा या टिचनर देगा। टिचनर वैसे वो आता नहीं, टिचनर वाला क्वेश्चन हमेशा विलियम वुड वाला ही आता है। अगर दोनों आ जाए तो फिर आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके लगाना होगा। अगर फर्ज कर लेते हैं, अगर फर्ज कर लेते हैं कि अगर आपके पास उन्होंने बोल दिया कि स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडर दोनों ही दे दिए हैं, तो फिर आपने बेस्ट है कि आप उसको लगाओ विलियम वुड को। क्यों? क्योंकि बुनियाद तो उसी ने रखी है ना, आगे जाके उसने नाम चेंज कर दिया तो वो अलग बात है। ये अदर फाउंडर्स ऑफ साइकोलॉजी डिफरेंट, मैंने और भी लिख दिया थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर कि विलियम जेम्स ने किसको फाउंड किया, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी बोला जाता है इसको। सिगमंड फ्राइड है, ह्यूगो मस्टरबर्ग है, जॉन बॉल्बे है, कर्ट लुवेन है, ठीक है, एडवर्ड थॉरनडाइक है, जीन प्याजे, उल्रिक नीजर, लाइटनर विटमर, गॉर्डन एल्पर्ट, ठीक है। उसके बाद ये सारे फाउंडर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के साइकोलॉजी के अंदर, तो इसको आपने एक दफा देख लेना है। अब आ जाते हैं हम अपने स्कूल ऑफ थॉट की तरफ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपकी एक बेस बनानी थी, बुनियाद बनानी थी इसकी स्कूल ऑफ थॉट की। अब इसके बाद थोड़ा सा इसका क्या है, इसकी थोड़ी सी वजाहत आ जाती है जो कि आपको समझना ज़रूरी है अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म को एक्चुअल में समझना चाहते हैं। अदरवाइज सिर्फ ये बताया जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर क्या किया जाता है, एलिमेंट्स के माइंड को सॉरी माइंड के एलिमेंट्स को देखा जाता है, इंट्रोस्पेक्शन को देखा जाता है, ठीक है, और ये दो तीन चीज़ें करा के स्ट्रक्चरलिज्म खत्म करा दिया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रक्चरलिज्म ऐसा करो और एक बार ही करो, दोबारा आपको स्ट्रक्चरलिज्म कभी समझने की और कहीं से करने की जरूरत ना पड़ो, तो इसलिए हम जरूरत ना पड़े, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा ना तसल्ली से पढ़ लें और 2 दिन में इसको खत्म करेंगे, यानी कि आज और कल, कल इसको एंड कर देंगे इंशाल्लाह। अदरवाइज ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट में एक दिन में भी खत्म कर सकता था, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैंने कहा कि आपको एक दफा अच्छे से करा दें, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन यह कि ये चीज आपको दोबारा कभी तंग नहीं करेगी इंशाल्लाह। स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। विलियम वुड ने जो बोला ना स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, इसकी डेफिनेशन के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, तो उसका क्या मतलब है उसको देख लेते हैं। Wood psychology relied on the experimental method of natural sciences, particularly the technique used by the physiologist. Wundt adapted these scientific methods of investigation for the new psychology and proceeded to the, यानी कि जो scientific method यूज किए जाते थे स्टडी के लिए वही इसने यूज किए। टू सब्जेक्ट मैटर इन द सेम वे फिजिकल साइंटिस्ट वर स्टडिंग देयर ओन सब्जेक्ट मैटर। इसने अपने जो इसका अपना सब्जेक्ट मैटर यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो था उसको स्टडी करने के लिए वही मेथड यूज करने की कोशिश की जो जो दूसरे साइंस में लोग करते हैं। Thus, the zeitgeist in physiology and philosophy helped shape both the methods of investigation of new psychology and its subject matter. लेकिन वो जो फिजियोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी हेल्प की इसको
मतलब के डेवलप करने में। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वुंड साइकोलॉजी वाज इन अ वर्ड कॉन्शियसनेस। सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब होता है? जो फोकस होता है बेसिकली, जो किसी भी बंदे का किसी भी चीज का फोकस होगा ना, जिसको देखा जाए, स्टडी किया जाए, वो सब्जेक्ट मैटर उसको बोला जाता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर क्या था? कॉन्शियसनेस था। In Wundt's view, consciousness included many different parts and could be studied by the method of analysis or reduction. अब विलियम वुड का कहना क्या था? वो कहता है जो कॉन्शियसनेस है ना, मैनी डिफरेंट पार्ट्स, इसके डिफरेंट पार्ट्स है जिनको स्टडी किया जा सकता है एनालिसिस ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस से या रिडक्शन से, ठीक है, यानी जिसको इंट्रोस्पेक्शन बोला गया है। अच्छा, वुड ने इसको इस चीज को लेके क्या बोला? द फर्स्ट स्टेप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट मस्ट देयरफॉर बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ विच इट कंसिस्ट। क्या आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देखो अगर आप उसको स्टडी करना चाहते हो। बियॉन्ड दैट पॉइंट हाउएवर देयर इज लिटिल सिमिलरिटी बिटवीन वुंड्स अप्रोच एंड द व्यू पॉइंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द एम्पिरिसिस्ट एंड एसोसिएशनिस्ट। ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एम्पिरिसिज्म और एसोसिएशनिज्म। कहते हैं इनसे मिलती जुलती बात ही। एम्पिरिसिज्म वाले क्या है? ऑब्जर्व करने वाले, एक्सपेरिमेंट करने वाले। और एसोसिएशनिज्म वाले क्या करते हैं? वो आपस में एसोसिएशंस देखते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं। अच्छा, वुड डिड नॉट एग्री विद द आइडिया दैट द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस वर स्टैटिक। इसका ये कहना था, लोगों का कहना था कि जो एलिमेंट्स है ना माइंड के, वो स्टैटिक हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं, यानी कि वो अलग अलग नहीं है। सो कॉल्ड एटम ऑफ द माइंड, जैसे यानी कि जैसा एटम होते हैं ना, वैसे इसको भी एटम ऑफ माइंड बोला गया। विच वर पैसिवली कनेक्टेड बाय सम मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। वो कहता है किसी मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन ये इससे एग्री नहीं करता था। इंस्टेड, इसके बजाय, वोंट बिलीव दैट द कॉन्शियसनेस वर एक्टिव इन ऑर्गेनाइजिंग इट्स ओन कंटेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। वोंट का क्या कहना था? लोगों का कहना था कि एक खास मैकेनिज्म के थ्रू ये जुड़े होते हैं, माइंड के एलिमेंट्स या कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स। अच्छा, कॉन्शियसनेस और माइंड एक ही चीज है, ठीक है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। कॉन्शियसनेस और माइंड एक ही चीज है। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होगा? कॉन्शियसनेस का मतलब वो होता है कि वो आप एक प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो चीज फील कर रहे हो, वो कॉन्शियसनेस होती है। और वो जो सारी चीजें होती हैं, वो सारा मिला के माइंड बनता है। तो ये एक ही चीज है, बस डिफरेंस इसमें इतना सा है कि वो प्रेजेंट मोमेंट की बात को कॉन्शियसनेस बोल दिया गया है, अदरवाइज वो है माइंड ही, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होना आपने। अच्छा, हाँ, वो कहता है कि वैसे तो एटम क्या होता है कि एक मैकेनिकल वे में जुड़े होते हैं, एक खास तरतीब में। जबकि विलियम वुड कहता था कि जो माइंड है ना, इसके पास ये एबिलिटी होती है, यानी कि कॉन्शियसनेस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को खुद ऑर्गेनाइज करे अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। जिस तरह का एक्सपीरियंस होगा उसी तरह से वो खुद को ढाल लेगा, जिस तरह का वो फील करेगा उसी तरह से वो खुद को बना लेगा। ये कॉन्शियसनेस के पास वो कहता है एबिलिटी होती है कि इन ऑर्गेनाइजिंग इट्स ओन कंटेंट, वो अपना कंटेंट खुद डिजाइन करेगा, करता है माइंड। Hence, the study of the elements, content, or structure of the consciousness alone would provide only the beginning to understanding psychological process। वो कहता है कि ये जो एलिमेंट या कंटेंट की स्टडी है या स्ट्रक्चर है ना, ये हमें अलोन वुड प्रोवाइड ओनली अ बिगनिंग, ये बिगनिंग ही हमें देगा, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा, आप कह सकते हैं कि प्रोसेस, समझना प्रोसेस, जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। बिकॉज वुड फोकस ऑन द माइंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को वॉलंटरिज्म बोला गया था। ही लेबल्ड हिज सिस्टम वॉलंटरिज्म। अब आपको समझ आ जाएगी कि उसने वॉलंटरिज्म क्यों बोला था। वो कहता था कि जो माइंड है ना, उसके पास द आइडिया दैट द माइंड हैज द कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज मेंटल कंटेंट्स इनटू हायर लेवल थॉट प्रोसेस। कि माइंड के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने मेंटल एलिमेंट्स को आपस में जोड़ सके, ऑर्गेनाइज कर सके। ऑर्गेनाइज करने के बाद वो एक होल बनाए, एक कंप्लेक्स प्रोसेस बनाए और रिजल्ट दे दे हमें, ठीक है। ये माइंड के पास क्या होती है? एबिलिटी होती है। दिस इज कॉल्ड वॉलंटरिज्म, इसलिए इसने इसको नाम दिया था वॉलंटरिज्म। बाद में स्ट्रक्चरलिज्म बना दिया उसने, एडवर्ड टीचर ने। उसने बोला कि एलिमेंट्स को डिवाइड करना, ब्रेक करना। तो ये थोड़ा सा इस तरह से भी ये डिफरेंट है दोनों से, दोनों। वॉलंटरिज्म रेफर टू द पावर ऑफ द विल टू ऑर्गेनाइज द माइंड्स कंटेंट्स इनटू हायर लेवल थॉट प्रोसेस, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज करना हायर लेवल में। won't emphasize not the elements themselves as had the British empiricist and associationist, बट रादर द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग। तो एलिमेंट्स की बात नहीं करता, वो कहता है इसको ऑर्गेनाइज करना, बेसिकली कि वो माइंड खुद ऑर्गेनाइज करता, सिंथेसाइज करता है दोज एलिमेंट्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हाउएवर ऑल्दो वुंट क्लेम दैट द कॉन्शियस माइंड had the power to synthesize elements into higher level cognitive process, he nevertheless recognized the
elements of conscious were basic. Without the elements, there would not be nothing for mind to organize. वो कहता है ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, यही बेसिकली उसकी बुनियाद होते हैं किसी भी माइंड की बुनियाद ये एलिमेंट्स ही हैं। अगर ये एलिमेंट्स नहीं होंगे तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपके पास कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आता, आपके पास कोई भी आउटकम निकल के नहीं आती। ठीक है, वॉलंटरिज्म की बात हो रही है, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। सिंपल सी बात आपने याद रखनी, वॉलंटरिज्म उसने दिया था, उसने बोला था कि माइंड के पास एबिलिटी होती है कि वो एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करे, उसको कम्प्लेक्स प्रोसेस बना दे, यानी कि एक होल बना दे। ठीक है, उसको जोड़ दे आपस में, थॉट प्रोसेस बना दे। ये वॉलंटरिज्म उसने दिया था। अच्छा, अब उसके बाद दो चीजें उसने और बोली थी, मीडिएट और इमीडिएट एक्सपीरियंस। मीडिएट एक्सपीरियंस एंड इमीडिएट एक्सपीरियंस। इमीडिएट एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस रेफर्स टू डायरेक्ट unmediated awareness of thought, sensation and feeling as they occur in the present moment। आपको डायरेक्टली जो चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसको बोलते हैं इमीडिएट एक्सपीरियंस, जो फौरी एक्सपीरियंस होता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एप्पल दिखाया, आपने एप्पल देखा, वो आपका इमीडिएट एक्सपीरियंस है। एप्पल को देखने के बाद आपने या खाने के बाद क्या फील किया, वो आपका मीडिएट एक्सपीरियंस है। wouldn't believe that immediate experience was an unanalyzed, unprocessed। unanalyzed होता है, unprocessed होता है, and representing the raw, unadulterated elements of consciousness। यानी कि इसको अल्टर नहीं किया होता, ये रॉ मटेरियल होता है जो इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद मीडिएट एक्सपीरियंस। मीडिएट एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और प्रोसेसिंग ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस। हम जो इमीडिएट एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आता है या जो हम फील करते हैं उसको बोलते हैं मीडिएट एक्सपीरियंस। मिसाल किससे समझ आ जाएगी, ये लिखिए मैंने यहां पर, इफ यू सी एन एप्पल, ये आपका इमीडिएट एक्सपीरियंस था, आपने देखा एप्पल को। द रिकग्निशन दैट इट इज एन एप्पल एंड द एसोसिएटेड थॉट्स अबाउट इट्स टेस्ट और यूटिलिटी इन्वॉल्व इमीडिएट एक्सपीरियंस। आपने देखा, वो आपका इमीडिएट एक्सपीरियंस था। उसको देखने के बाद आपने फील क्या किया, आपने उसको जायका कैसा देखा उसका, ये सोचा, या आपने देखा कि इसको कहां पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये आपका मीडिएट एक्सपीरियंस था। एम वाला, आई वाला जो है वो इमीडिएट एक्सपीरियंस, जो पहला एक्सपीरियंस जो आपने जस्ट देखा। क्लियर है? ये वाला इमीडिएट एक्सपीरियंस वो पहला एक्सपीरियंस, और मीडिएट एक्सपीरियंस उस एक्सपीरियंस को देखने के बाद आप क्या फील करते हो। ठीक है, यहां पर उसकी एक और एग्जांपल दी गई है। ठीक है, दो एग्जांपल्स हैं, एक को मैं पढ़ देता हूं, एक तो मैंने आपको बता दिया वैसे ही। अब when we describe, हाँ, सिमिलरली when we describe our own feeling of discomfort, जब हम डिस्कम्फर्ट की बात करते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपको दांत में दर्द हुआ, ठीक है, आपने डिस्कम्फर्ट फील किया, आपने डिस्कम्फर्ट फील किया, वी आर रिपोर्टिंग आवर इमीडिएट एक्सपीरियंस। इफ वी वर सिंपली टू से आई हैव अ टूथ एक, देन वी वुड कंसर्न्ड विद इमीडिएट एक्सपीरियंस। आपने, आपके दांत में दर्द हुआ, फौरन से आपने डिस्कम्फर्ट फील किया ना। अच्छा, डिस्कम्फर्ट फील करते हो तो आपको पता चलता है ना कि आपके दांत में दर्द है, तो आपने डिस्कम्फर्ट जो फील किया आपका वो इमीडिएट एक्सपीरियंस था, इमीडिएट एक्सपीरियंस। अच्छा, उसके बाद फिर आप बताते हो, आपसे अगर कोई पूछता ना, हाँ जी क्या हुआ, तो आप बोलते हो दांत का दर्द है। ठीक है, आपने वो जो इमीडिएट एक्सपीरियंस यानी कि पेन फील की थी, दर्द फील किया था, वो आपका इमीडिएट एक्सपीरियंस था। उसके बाद आपको पूछा जाएगा उस एक्सपीरियंस के बाद कि आप किस हालत में हो, तो आप बोलते हो यार मैं दांत के दर्द की हालत में हूं, मुझे दांत का दर्द है। तो ये आपका इमीडिएट एक्सपीरियंस, जो उस इमीडिएट एक्सपीरियंस के बाद आपने एक रिजल्ट निकाला है उसको, हाँ जी कह सकते हो मेमोरी की बेस पे। हमारे पास मेमोरी की बेस पे इस तरह से होगा कि वो फीलिंग कौन सी है, अच्छे वाली फीलिंग है, बुरे वाली फीलिंग है। ठीक है, तो हमें कंफर्ट हो रहा है, डिस्कंफर्ट हो रहा है, वो आपके उस मेमोरी की बेस पे, एक्सपीरियंस की बेस पे ही होगा। यहाँ पर उसका गोल था कि वो माइंड के एलिमेंट को इस तरह से एनालाइज करें, जैसे कि पीरियोडिक टेबल के मतलब कि जिस तरह से इसने रशियन केमिस्ट ने, डिमिट्री मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया, उसके अंदर वो एलिमेंट्स को एनालाइज कर रहा है, मतलब कि अरेंज कर रहा है, उसी तरह से वो कहता है मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे करूं। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को देख लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, having defined the subject matter and methodology for his new science of psychology, Wood outlined his goals as follows। इसके तीन गोल थे: analyzing conscious process into their basic elements,
डिस्कवर हाउ दीज एलिमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड आर ऑर्गेनाइज्ड, कि कैसे ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद डिटरमिन द लॉज ऑफ कनेक्शन, के कैसे वो बेसिकली कनेक्शन उनका बनता है। गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स आपस में किस तरह से कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसने उसके बाद फीलिंग्स की बात की है कि फीलिंग्स क्या होती हैं, बेसिकली किस तरह से हम चीजों को फील करते हैं, जब हम कोई कॉन्शियस एक्सपीरियंस करते हैं तो कैसे फील करते हैं। उसके अंदर उसने ट्राई डायमेंशनल थ्योरी दी थी फीलिंग की। ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग ये क्या था, जिसके अंदर हम तीन तरह से चीजों को फील करते हैं। प्लेयर, डिस्प्लेयर, उसके बाद टेंशन एंड रिलैक्सेशन, उसके बाद लास्ट है हमारे पास एक्साइटमेंट और डिप्रेशन, ठीक है। ये इसकी ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग थी कि हम जो फील करते हैं ना, वो चीजें तीन तरह से ही फील करेंगे, या तो प्लेजर होगा या डिस्प्लेजर, या टेंशन होगी या रिलैक्सेशन, या एक्साइटमेंट होगी या डिप्रेशन। यानी कि ये तीन कैटेगरीज के अंदर ही हमारी फीलिंग्स होगी, इसके बाहर नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू विलियम वुड, ठीक है। इसने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया था और उससे फिर इसने ये ट्राई डायमेंशनल थ्योरी दी थी, ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स, जिसके अंदर तीन तरह की फीलिंग्स आती हैं। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट हमारे पास एक छोटा सा है पैराग्राफ, इसको पढ़ लेते हैं और खत्म कर देंगे। उसके बाद ईबी टीचर रह जाएगा, उसको हम कल कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और कल हमारा एंड हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, despite his emphasis on the elements of conscious experience, Wundt did recognize that when we look at objects in the real world as apperceptions have a unity or wholeness, कि जब वो कहते हैं कि अब यहाँ पर हेडिंग को देखें, ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्शियस एक्सपीरियंस, कि हम जो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर चूंकि वो एलिमेंट से बनके मिल होता है, तो वो एलिमेंट्स को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं उसके बारे में बात होगी। वो कहता है जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो एज अ होल देखते हैं, एज अ यूनिटी देखते हैं। वेन वी लुक आउट द विंडो, मिसाल के तौर पर जब हम, वह कहता है विंडो से बाहर देखते हैं, वी सी अ ट्री, हम एक दरख्त को देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक दरख्त को देखते हैं, नॉट इंडिविजुअल सेंसेशन और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस ऑफ ब्राइटनेस, कलर और शेप, ठीक है, दैट ट्रेंड ऑब्जर्वर्स इन अ लेबोरेटरी रिपोर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन। अब वो कहता है कि जब हम क्या करते हैं, विंडो से बाहर देखते हैं ना, तो हम, आपको बाहर दरख्त लगा दिखता है, वो कहता है कि आप उसको, अब आपसे पूछा जाएगा ना, आपने क्या देखा, तो आप बोलोगे मैंने दरख्त देखा है। आप ये नहीं कहते कि मैंने पत्ते देखे हैं, मैंने आसमान देखा है, मैंने तना देखा है, मैंने फिर घास देखा है, मैंने फिर जमीन देखी है, आप ये नहीं कहते। आप कहते हो मैंने दरख्त देखा है, यानी कि आप उस दरख्त को पूरा बयान करते हो, आप उसको अलग अलग, हम सिर्फ दरख्त की बात कर लेते हैं, ठीक है, बाकी चीजों को छोड़े। आपको मैं पूछता हूँ क्या देखा, आप बोलते हो दरख्त देखा। आप ये नहीं कहते मैंने पत्ते देखे हैं, मैंने शाखें देखी है, मैंने तना देखा है, ठीक है, मैंने जड़ें देखी हैं, आप ऐसा नहीं बोलते, आप बोलते मैंने दरख्त देखा है, ठीक है। तो ये वो कहता है कि हमारा माइंड इस तरह से काम कर रहा होता है। आवर विजुअल एक्सपीरियंस इन द रियल वर्ल्ड कंप्रीहेंड्स द ट्री एज अ होल, एज अ होल देखते हैं, नॉट एज द एलिमेंट्री सेंसेशन एंड फीलिंग्स दैट कंस्टिट्यूट द ट्री। ना वो फीलिंग्स देखते हैं, ना वो सेंसेशन जिससे बनके वो ट्री बना है, ठीक है, जिससे बनके वो रिजल्ट निकला है कि ये ट्री है, दरख्त है, जैसे हमने स्टार्ट में भी बात की थी, ठीक है। हाउ इज द यूनिफाइड कॉन्शियस एक्सपीरियंस कंपाउंडेड फ्रॉम द एलिमेंट्री पार्ट, ये कैसे बनता है, ये कहते हैं कि होल कैसे बनता है एलिमेंट्स को मिला के। अच्छा, वुड एक्सप्लेन द फिनोमिना थ्रू हिज डॉक्ट्राइन ऑफ एपरसेप्शन, इसके डॉक्ट्राइन एपरसेप्शन के थ्रू इसने बोला था, बताया। एपरसेप्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच मेंटल एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज, वो प्रोसेस जिसमें मेंटल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग मेंटल एलिमेंट्स इनटू अ होल इज अ क्रिएटिव सेंस, यानी कि एक होल के फॉर्म में जब एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एपरसेप्शन। ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ साइकिक रिजल्टेंट, इसको साइकिक रिजल्टेंट भी बोला जाता है, विच क्रिएट्स न्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बिल्डिंग अप आर कंबाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्स, कि जब ये मिल जाते हैं ना, एक होल बनता है, तो फिर ये एक नई प्रॉपर्टीज बनाते हैं, क्रिएट्स न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि जब ये सारे मिल जाती हैं चीजें या एलिमेंट्स मिलते हैं, तो एक नई चीज निकल के सामने आती है। मिसाल के तौर पर आपने चीनी डाली, पत्ती डाली, दूध डाला, तो चाय बन के आ गई, ठीक है। चीनी की अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, दूध की अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, पत्ती की अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जब चाय बनी उसकी अलग ही करेक्टरिस्टिक निकल आई, ठीक है, वो इन तीनों से डिफरेंट थी, तो वो वाली चीज है। अच्छा, वुड रोट एवरी साइकिक कंपाउंड हैज करेक्टरिस्टिक्स विच आर बाय नो मींस द मेयर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स। वो कहता है कि नई करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनसे मिलती जुलती करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती जो उसके एलिमेंट की होती हैं, ठीक है।
यू हैव प्रोबेबली heard द सेइंग द होल इन डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ द इट्स पार्ट्स, के होल डिफरेंट होता है पार्ट से। वही वाली बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब हम चाय बनाएंगे तो वो इन तीनों चीजों से डिफरेंट होगी, ना पत्ती से मिल रही होगी, ना दूध से मिल रही होगी, ना उसके चीनी से मिल रही होगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास, टू वांट एप्रिसेप्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक एक्टिव प्रोसेस है। आवर कॉन्शियसनेस इज नॉट merely एक्टेड ऑन बाय द एलिमेंट सेंसेशन एंड फीलिंग्स we experience, instead the mind act on these elements in a creative way to make up the whole। कि वो कहता है कि जो हमारे पास पहले से मौजूद होती है ना चीजें, मतलब पहले से हमारा जो एक्सपीरियंस है सेम टू सेम उसी को उठा के नहीं डालता हमारा माइंड, उसी को उठा के एक होल नहीं बनाता। वो कहता है कि इसके पास क्या होती है, इंस्टेड, इसकी बजाय द माइंड एक्ट्स ऑन दीज एलिमेंट्स इन अ क्रिएटिव वे। वो उसके पास क्रिएटिविटी की एबिलिटी है, वो क्रिएटिव वे में उस पर काम करता है, उन एक्सपीरियंसेस पर, सेंसेशन पर, क्रिएटिव वे टू मेक अप द होल, एक नया होल बनाने के लिए। ठीक है। Thus the Wundt did not conceive of the process of association in the passive mechanical way favored by most of the British empiricism and associationism। बेसिकली वो कहता है कि ये फिर उस तरह से जो एम्पिरिसिस्ट कहते थे या एसोसिएशनिस्ट कहते थे, उस तरह से ये चीजों को, प्रोसेस को कंसीव नहीं कर सका जैसे उन्होंने किया था। दिस इज ऑल अबाउट विलियम वुंड्स स्कूल ऑफ थॉट वॉलेंट्रिज्म। अब हमारे पास वो ईबी टीचर रहता है, उसका काम वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में कर लेंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश तो की है कि थोड़ा सा आसान करके समझाऊं आप लोगों को, आई होप कि समझ आ गई हो।